आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का आखिरी आर्टिकल है। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और उसमें भी हम स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक है। तो इसके बारे में आज 22 के बारे में बात करेंगे। 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ केसों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण होगा। किस तरह से? क्या है कि कई बार कुछ केसेस में पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है, कोई झूठा केस लगा के उसको गिरफ्तार करा देता है कोई भी। तो इसमें देखा जाता है कि जो भी गिरफ्तार किया गया है कहीं वो निर्दोष तो नहीं है, क्या उसने वाकई वो गुनाह किया है। तो उससे बचने के लिए वो जल्दी से जल्दी एक तो कोर्ट में पहुंचा दे उसको 24 घंटे के अंदर, और उसको वकील से मिलने दें और देखा जाए कि जो भी गुनाह उस पर लगाया जा रहा है, जो भी कसूरवार उसको ठहराया जा रहा है, क्या वो वाकई सही है। अगर वो सही नहीं है तो वहीं पर जज फैसला कर देंगे कि ये गलत है या सही है, इसको डिटेंशन में रखना चाहिए, नज़रबंदी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये इसलिए कहा गया है कि कहीं बेकसूर लोग को कहीं जेल के अंदर ना रहना पड़े। तो इसी को हम देखते हुए आज देखेंगे। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि आम नागरिक को या सभी को ये सभी सुविधाएं देते हैं कि उनको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है आर्टिकल हमारा 22 है, कुछ केसों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। इसमें क्या है कि अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है किसी भी अपराध में, किसी भी क्राइम में, तो उसको यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उसके वकील से मिलने दिया जाए। और इसके बाद जितना भी जल्दी हो सके, जहाँ तक जल्दी हो सके, विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में उपस्थित किया जाए, मतलब सशरीर उसको कोर्ट में ले जाया जाए। इसके अंदर ये प्रावधान है ताकि जो जज हैं वो देख सकें, जो न्यायाधीश हैं, कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही है या गलत है। 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसके अंदर उन आवर्स को नहीं गिना जाता। कई बार आने जाने में जो समय लग जाता है उसको थोड़ा सा उसमें रियायत दे दी जाती है कि कई बार क्या होता है, किसी अधिकारी ने किसी भी अथॉरिटी ने किसी को गिरफ्तार किया तो कई बार क्या होता है 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो आने जाने का थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, उसको इसमें कई बार उसको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उस प्राधिकारी के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप जब भी उसको गिरफ्तार करो, जो भी टाइम लिखा जाएगा उस टाइम से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में उस इंसान को उपस्थित करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा। ये तो हो गया। वकील से भी मिलने दिया जा सकता है, उसको वकील से मिलने दिया जाए अगर कोई है, और उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना है। इसके अंदर आर्टिकल 22 क्लॉज 3 कहता है, इसमें ये जो संरक्षण है, ये जो रियायत दी गई है कि कोर्ट उसको वकील से मिलने दिया जाए और उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, ये सभी चीज़ें आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ए में नहीं दी गई हैं। वो सभी चीज़ें नहीं दी गई हैं। उसमें कौन लोग आते हैं? जो दुश्मन देश का कोई नागरिक हो, जो भी गिरफ्तार किया गया हो अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी वकील से मिलने दिया जाए और उसको न्यायालय में पेश किया जाए। उसको चाहे तो पुलिस अपने पास रख सकती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उसको अपने पास रख सकती हैं, उसके इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको ये सभी जो प्रोसीजर है वो फॉलो किए जाए। ये सभी चीज़ें इस वाले क्लॉज में लागू नहीं होती हैं। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें भी ये चीज़ें लागू नहीं होती कि उसको वकील से मिलने दिया जाए और उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। इसमें क्या होता है, कुछ इस कानून के अंदर अगर नज़रबंद किया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि कहीं कोई अव्यवस्था ना फैला दे वो इंसान, या समाज के लिए खतरा ना हो। ऐसे कानून उन्हीं लोगों पर लागू होते हैं जिससे कि कुछ खतरा हो सकता है या अव्यवस्था फैल सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उन लोगों को पहले से गिरफ्तार कर लेती हैं। जो किसी एरिया का कोई गुंडा है मान लीजिए, या कोई ऐसा जो पैसे लेके जो भी अपराध करते हैं, जो भी क्राइम करते हैं, उनको पहले से ही वो मतलब जेल में डाल देते हैं पकड़ के। जैसे कहीं चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में ऐसा लगता है कि कई बार ये कहीं अव्यवस्था ना फैला दें, कहीं गड़बड़ न कर दें, तो उन लोगों को उस एरिया में जो भी
गुंडे वगैरह रहते हैं, जो भी क्राइम करने वाले रहते हैं, उन सभी को जेल में पहले से ही बंद कर दिया जाता है और जैसे ही चुनाव बीत जाता है उनको छोड़ दिया जाता है। इस कानून के इस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये सभी चीज़ें, वकील और 24 घंटे का जो प्रोसीजर है वो उन सभी पर लागू नहीं होता। अगर वो भी इस पर करने लगे तो यहाँ पर कुछ भी बचने वाला नहीं है, वो भी दोबारा से वापस आ जाएंगे और यहाँ पर जो मन करे वो करेंगे। आगे है आर्टिकल 22 क्लॉज 4, नज़रबंदी 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी को नज़रबंदी कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा समय तक नज़रबंद नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता। इसकी एक अवधि है 3 महीने तक की, इससे ज़्यादा उसको नहीं रखा जा सकता। अब इसकी एक और चीज़ दी गई है इसमें, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। इसमें क्या है, अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा जिस इंसान को, जिस अपराधी को, जिस क्राइम मास्टर को, जिसने भी क्राइम किया है अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको नज़रबंद रखना है, जेल में रखना है, तो उसको एक सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इसको हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो सलाहकार बोर्ड के सामने पेश करना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा कि आप मुझे 3 महीने से ज़्यादा इसकी नज़रबंदी की परमिशन दे दीजिए, तभी उसको रख सकते हैं। सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जजेस लेवल के लोग रहते हैं। उस सलाहकार बोर्ड में जो भी सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है उसमें हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसके लेवल के लोग उस सलाहकार बोर्ड के अंदर रखे जाते हैं। आगे देखते हैं, परंतु इसमें एक कंडीशन है, संसद चाहे तो 3 महीने से भी ज़्यादा 4 महीने या 5 महीने के लिए भी नज़रबंदी की कानून को आगे बढ़ा सकती है। नॉर्मली तो 3 महीने है, संसद के पास ये पावर है कि इस 3 महीने की जो अवधि है उसको 3 महीने से ज़्यादा भी कर सकती है, और वो चाहे तो सलाहकार बोर्ड के अलावा भी संसद अपने बेस में इस कानून को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। ये संसद के पास पूरी पावर है इसको लेकर। अब आगे है प्राधिकारी। कोई भी अथॉरिटी किसी को भी अगर गिरफ्तार करती है नज़रबंदी कानून के तहत, इसके बाद सभी नज़रबंदी कानून चल रहे हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो भी एक्ट है, अधिनियम है, उसके तहत कानून चल रहे हैं। अगर कोई भी प्राधिकारी, आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कहता है, कोई भी प्राधिकारी या अथॉरिटी नज़रबंदी के कारण बताए बिना उसको जो भी किसी भी अथॉरिटी ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको यथाशीघ्र उस इंसान को जो कि गिरफ्तार किया है उसको नज़रबंदी के कारणों को बताए, ताकि वो अपने बचाव कर सके, वकील हायर कर सके, या जो भी है वो जो भी करना चाहे वो जल्दी से जल्दी कर सके और वो बाहर आ सके। क्योंकि हो सकता है नज़रबंदी कानून के तहत जिसको गिरफ्तार किया है वो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो हमारे कानून में व्यवस्था की गई है कि जो भी अथॉरिटी किसी भी इंसान को अगर नज़रबंदी कानून के तहत गिरफ्तार करेगी तो उसको जल्दी से जल्दी, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उसके कारणों को उस इंसान को बताए कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। आगे है लोकहित में, आर्टिकल 22 क्लॉज 6 कहता है, लोकहित में चाहे तो जो भी प्राधिकारी है, जो भी अथॉरिटी जिसने गिरफ्तार किया है, लोकहित में चाहे तो उसको कारणों को बताने से मना कर सकती है। हो सकता है कुछ कारण बता दिए जाएं जिससे कि समाज में प्रॉब्लम हो जाए या किसी को दिक्कत हो, समाज को लेके कोई दिक्कत हो। लोकहित में, लोगों के हित में चाहे तो वो इस कारणों को बताने के लिए बाध्य नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो ये सरकार पर, उस अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि आपको वो बताए या ना बताए। मतलब आपके पास कोई पावर नहीं है। देखा जाए तो आपके पास सारी भी पावर है, सभी इंसान के पास पावर है, देखा जाए तो कुछ भी पावर नहीं है, इसलिए सब कुछ मिलके चलता है। आगे है यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोकहित में चाहे तो कोई भी प्राधिकारी, जो भी अथॉरिटी है, वो आपको कोई भी कारण बताने से मना कर सकती है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आगे है संसद, आर्टिकल 22 क्लॉज 7 कहता है, संसद को बहुत सारी पावर देता है। इसमें 3 तरह की पावर दी गई है संसद को। सलाहकार बोर्ड के बिना भी संसद चाहे तो सलाहकार बोर्ड के बिना भी इस 3 महीने की जो अवधि है उसको बनाए रख सकती है, बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। ये संसद को पावर दी गई है। इसमें है आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, वर्गों के लिए कि किसी वर्ग के लिए
किसी खास वर्ग के लिए, किन्हीं वर्गों के लिए नज़रबंदी कानून की जो सीमा है उसका निर्धारण कर सकती है। हो सकता है किसी विशेष वर्ग के लिए वो कह सकती है कि नज़रबंदी का जो कानून है उसकी अवधि 3 महीने ना हो के 1 महीने हो सकती है, या उसकी अवधि 3 महीने ना हो के 5 महीने हो सकती है। तो ये संसद के पास पावर है कि उसको किसी खास वर्ग के लिए भी कुछ समय के लिए वो बढ़ा भी सकती है, उसको कम भी कर सकती है। ये संसद के पास कानून बनाने की पावर है। सी है सलाहकार बोर्ड के द्वारा नज़रबंदी की सीमा की प्रक्रिया। सलाहकार बोर्ड के बिना भी सलाहकार बोर्ड द्वारा नज़रबंदी की सीमा की प्रक्रिया क्या होगी। सलाहकार बोर्ड के द्वारा जो भी नज़रबंदी की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह से बढ़ानी है, किस तरह से कम करनी है, ये भी सभी अधिकार किसको दिए गए हैं, संसद को दिए गए हैं। इसमें वो बदलाव कर सकती हैं कि सलाहकार बोर्ड किस तरह से काम करेगा, किस तरह से उसकी जांच करेगा, किस तरह से अपना रिपोर्ट देगा, कैसे उसको बढ़ा सकता है, कैसे कम कर सकता है। वो सलाहकार बोर्ड में भी बदलाव कर सकती है। उसको वो कह सकती है, ये कानून बना सकती है कि आप नज़रबंदी की जो सीमा है 4 महीने भी कर सकते हो या 1 महीने भी कर सकते हो। ये आपको संसद के कानून के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 महीने तक की जो मैक्सिमम अवधि है नज़रबंदी कानून की, वो 3 महीने तक की है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22, जो कि नागरिकों को किसी भी अत्याचार से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी आर्टिकल है। तो इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो अपराधी होते हैं, अपराधी तत्व के, उनको तो रोका जा सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया कानून है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।